तो हाँ जी, आपने ये मुझे डिटेल भेजी है। नीलाक्षी आपका नाम है और इसके हिसाब से आपकी कुंडली बनी है कर्क लगन की, और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। अब उस वाले की आपकी कुंडली कैसी है? आपकी देखो जी, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। अच्छे ग्रह आपके कौन से हैं? शुक्र आपका मुझे अच्छा लगा है, बुध बहुत अच्छा है, और सूर्य, ये तीन ग्रह तो आपके हैं बड़े लेवल पे अच्छे। मंगल भी आपका अच्छा है, लेकिन आपकी कुंडली में जो ग्रह मुझे खराब लगा है, राहु सबसे ज्यादा खराब लगा है, शनि खराब है, चंद्रमा खराब है, गुरु रले मिले फल देगा। तो ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। आपने मुझे सवाल लिख के भेजे हैं कि विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, पति से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, 3 साल हो चुके हैं, संतान नहीं हो रही, काम काज में दिक्कतें आ रही, नौकरी छूट चुकी है, और भी लाइफ में आपके हजारों दिक्कतें, परेशानियां, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़ी आ रही हैं। ये क्यों आ रही हैं? तो अब इसका देखो जी, जो कारण है, आपको मैं अगर कारण बताऊं, आपके पति संबंधी दिक्कतें आने का कारण है शनि, संतान में दिक्कतें आने का कारण चंद्रमा है, क्योंकि ये संतान घर में बैठा है, और आपकी अभी जो वर्तमान में दिक्कतें आ रही हैं उसका सबसे बड़ा कारण है ये राहु, क्योंकि राहु की आपके ऊपर दशा चली हुई है। अब पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा कि क्या करना है, क्या आपने उपाय करने हैं। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये है तीसरा, चौथा, ये पांचवा घर है, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां, और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी आपकी, आपका स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा होगा, पहला घर देखना पड़ेगा। दूसरा घर है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता, मकान और वाहन का। पांचवा घर है बच्चों का। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जा। ये सातवां घर है आपके पति का घर। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ, आमदनी, और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने यहाँ पे 12 घर लिख रखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है। आप अपना सवाल बोलो। जैसे आपका मान लो सवाल है आपके काम काज के बारे में, आपने जानना है काम काज के बारे में। तो 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है। तो काम काज के लिए हमें इस 10वें घर को देखना पड़ेगा। और 10वें घर में क्या लिखा है? 1 नंबर लिखा है। एक है मेष राशि। मेष राशि का मालक है मंगल। तो आपके काम काज के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके हमने बड़े भाई बहनों के बारे में जानना है, 11वां घर बड़े भाई बहनों का है। और 11वें घर में लिखा है दो। दो है वृष राशि, मालक है शुक्र। तो आपके बड़े भाई बहनों के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब आपको समझ आ चुका है कि जो कुंडली है इसमें है 12 घर। 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये 9 ग्रह अपना असर जीवन में ज्यादा कब देते हैं? जब इनकी चलती है दशा। दशा होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा काफी बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है शुक्र ग्रह की। और ये 15 में चली थी, 2015 में, खत्म होगी 2035 में जाके। अभी भी काफी लंबी दशा है। तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर सबसे बड़ा अभी जो असर है वो है शुक्र ग्रह का, क्योंकि इसकी चल रही है महादशा। और शुक्र का आपके ऊपर जो असर है वो समझ लो 80% है। आपकी मतलब 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ हो रहा है शुक्र की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% असर है राहु का, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 10वां महीना 22 से चली है, और ये 10वां महीना 25 में खत्म होगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर किसका है? शुक्र ग्रह का। इस शुक्र ग्रह का। और दूसरा असर है इस राहु ग्रह का, क्योंकि राहु की चल रही है अंतर्दशा। और राहु की दशा पिछले 2 साल हो चुके हैं चली हुई है। तो पहले मैं आपके राहु की ही बात करूंगा कि राहु कुंडली में अच्छा है या बुरा है। आपकी देखो जी, पूरी कुंडली में मैंने अभी आपको क्या बोला था कि सबसे ज्यादा जो ग्रह मुझे खराब लगा है वो राहु लगा है। पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा ग्रह खराब राहु है। और राहु की ही चल रही है आपके ऊपर दशा, अंतरदशा। पिछले 2 साल हो चुके हैं, 10वां महीना 22 में चली है।
और अभी पूरे 2 साल हो चुके हैं। खत्म कब होगी? 10वां महीना 25 में जाके, अभी भी 1 साल की पड़ी है। तो 2 साल से चल रही है राहु की दशा, अभी भी 1 साल की पड़ी है। अब देखो जी, आपको मैंने बोला आपके ऊपर शुक्र का भी असर है, राहु का भी असर है, लेकिन जो शुक्र है ये तो आपका अच्छा है, ये तो देगा अच्छे फल बिल्कुल आपको। लेकिन जो राहु की आपकी दशा चल रही है, ये आपको हजारों बुरे फल देगा। मतलब आप ये समझ लो, आपका बुरा समय चल रहा है। आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 2 साल से जब से राहु की दशा आई है, आपकी लाइफ में हजारों दिक्कतें आ रही होंगी, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, नोट कर लो चाहे आप, कि जब से भाई ये दशा आई है, लाइफ में हजारों दिक्कतें आ रही हैं। अब सवाल है कि राहु इतना खराब क्यों है? क्यों मैंने बोल दिया राहु खराब है? तो राहु आपका खराब होने के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण खराब होने का, ये कुंडली में 8वें घर में बैठा है। क्योंकि आपको मैंने अभी जो 12 घर बोले हैं, ये 8वें घर को अच्छा घर नहीं माना गया। कुछ घर ऐसे देखो जी, कुंडली में 3 घरों को खराब घर माना गया है। 8वां घर कुंडली में खराब घर होता है 12वां और छठा। ये छठा, 8वां, 12वां, इन्हें त्रिकवव कहते हैं। इन घरों को अच्छा घर नहीं माना गया, और तीनों में भी सबसे खराब घर है 8वां। तो राहु खराब होने का सबसे बड़ा कारण ये 8वें घर में बैठा है। क्योंकि राहु देखो जी, 12 घर जो होते हैं, किसी का 10वें घर में होता है, किसी का 11वें घर में, किसी का चौथे घर में। सबसे ज्यादा राहु अगर बुरे फल देता है 8वें घर में बैठ के देता है। और आपका राहु 8वें घर में बैठा है। तो राहु खराब होने का कारण है ये कुंडली के 8वें घर में बैठा है। 8वें घर में राहु सबसे ज्यादा खराब फल देता है। दूसरा कारण, आपकी कुंडली में आंशिक काल सदोष भी बना हुआ है। एक होता है संपूर्ण, एक होता है आंशिक। आंशिक काल सदोष भी बना हुआ है, इसकी वजह से भी राहु खराब है। तो ये 2 कारण, एक तो सबसे बड़ा कारण 8वां घर, ऊपर से आंशिक काल सर्वदोष। और मैं फिर बोलूंगा, आप चाहे नोट कर भी लेना, कि 2 साल से दिक्कतें बड़ी होंगी आपकी बहुत सारी। अब खराब फल क्या देगा, मैं फिर बोलूंगा। ऐसे नहीं कि राहु आपको एक खराब फल देगा या 2 खराब फल देगा, हजारों खराब फल देगा। सबसे बड़ा खराब फल ये 8वें घर में बैठ के आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। अब ये 8वां घर किसका है? 8वें घर से आयु देखी जाती है, मृत्यु, मृत्युदल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें। तो राहु क्या करेगा? सबसे बड़ी दिक्कत आपकी हेल्थ खराब करेगा। आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 2 साल से आपको हेल्थ को लेके बहुत सारी दिक्कतें आ रही होंगी। हेल्थ में क्या खराब करेगा? आपका पेट का रोग आपको जरूर देगा। पेट में दिक्कत जरूर देगा आपके। या गुद्दे का रोग हो गया, या और भी हेल्थ संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। मानसिक कष्ट तो जो बहुत ज्यादा देगा आपको, डिप्रेशन का शिकार बना देगा। इसके अलावा सामाजिक कष्ट देगा आपको, समाज में दिक्कतें आएंगी। आर्थिक कष्ट देगा। हेल्थ भी खराब करेगा, सामाजिक कष्ट, आर्थिक कष्ट। और इसकी दृष्टियां भी हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर ही, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर। 12वां घर है खर्च का, आपके खर्चे बढ़ाएगा बहुत ज्यादा। नींद में कमी कर देगा। दूसरे घर को देखकर धन की हानि, दूसरा घर है धन का, धन को लेकर दिक्कतें। चौथा घर है, चौथे घर को भी दृष्टि डालेगा 9वीं दृष्टि से। इसकी 3 दृष्टियां होती हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, 7वीं पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, 9वीं पड़ेगी चौथे घर के ऊपर। चौथा घर है माता का, माता को लेकर दिक्कतें, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। इसके अलावा राहु आपके कामों में रुकावटें डालेगा। आपके काम आसानी से बनेंगे नहीं, कामों में बहुत सारी आएंगी रुकावटें। आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी, किस्मत साथ नहीं देगी। तो जैसे कि मतलब आप कोई भी काम करेंगी, वो आपका काम आसानी से सिरे चढ़ेगा नहीं। जैसे कि मान लो आप एटीएम जाती हैं पैसे निकालने के लिए। एटीएम गई आप पैसे निकालने के लिए, लेकिन आपको 4-5 एटीएम घूमने पड़ेंगे पैसे निकालने के लिए। मतलब खपना पड़ेगा। खाली मैं एटीएम की बात नहीं कर रहा, मतलब लाइफ का जो भी काम आपका है, वो आपको कई प्रयास करने पड़ेंगे। खप खप के वो आपका काम सिरे चढ़ेगा, इस राहु की वजह से। आपकी अगर नौकरी छूटी है, राहु की वजह से है, नौकरी आसानी से नहीं मिलेगी। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इस राहु को सही कर लिया, आपकी हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और अभी आपकी जो भी दिक्कतें आ रही हैं, सबसे बड़ा कारण राहु है। ये ससुराल का भी घर होता है। अब राहु को कैसे सही करना है, सवाल ये है। तो राहु को सही करने के लिए आपको देखो जी, पहला जो आपने उपाय करना है वो है राहु कवच का पाठ। ये पाठ 2 मिनट का पाठ है, इसको पढ़ना है रात के समय, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करो। पढ़ना अगर आता है, संस्कृत में पाठ है, पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। कितने पाठ पढ़ने हैं? इसको 2-3 पाठ पढ़ो। मतलब एक बार पढ़ लिया है, दोबारा फिर पढ़ लो, दोबारा फिर पढ़ो, ऐसे पढ़ना है या सुन लिया करो। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने 2 पाठ लिखे हैं, दोनों पाठ आपने 2-2, 3-3, आपकी मर्जी है, चाहे एक एक पढ़ो, पढ़ो जरूर, पढ़ने जरूर है या सुनने हैं रात के समय, या इनको रिपीट करो, 2-2, 3-3 पाठ पढ़ो। तीसरा है राहु की जो वस्तुएं हैं उनका दान आपने करना है। अब राहु की वस्तुओं का दान क्या है, वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा, उसको मैं देख लेना। आप वीडियो को देख लेना कि राहु का दान क्या होता है। वैसे एक सबसे इसका जो बेस्ट दान है वो है सतनाजा।
7 प्रकार के अनाज होते हैं, ये दान आप किया करो। और ये सतनाजा भी कैसे बनाना है, किसको दान करना है, वो भी आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। चौथा उपाय है, राहु को सही करना है तो आपको कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें से सबसे पहले नंबर पे जो बेस्ट है वो है शिव जी। आपको एक तो करना है शिव जी का सहारा। शिव जी का सहारे का मतलब ये है कि आप शिव जी के रोजाना मंदिर जाना शुरू कर दो, और कोशिश करो सुबह शाम शिव जी के मंदिर में जाने की, या कम से कम एक टाइम तो शिव जी के मंदिर जरूर जाना है। और वहां पे जाके क्या करना, वहां पे बैठ जाओ, वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप करो। 5 मिनट 10 मिनट बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे जाप करो, या शिव चालीसा पढ़ लो। इसके बाद आप हनुमान जी का भी अपने सहारा लेना है, क्योंकि हनुमान जी के भी भक्तों को राहु प्रसन्न नहीं, खराब फल नहीं देता। और शिव जी की तो खुद राहु पूजा उपासना करता है। तो हनुमान जी का आप क्या करो, हनुमान चालीसा पढ़ो सुबह शाम, बजरंग बाण पढ़ो, संकट मोचन पढ़ो, क्योंकि संकट आ रहा है तो संकट मोचन का पाठ पढ़ो सुबह शाम। बजरंग बाण भी पढ़ो, संकट मोचन भी पढ़ो, सुबह शाम पढ़ना है। तो दोनों देवताओं की पूजा उपासना करनी है सुबह शाम, या कम से कम एक टाइम जरूर पढ़ो। इनके मंत्र जाओ, इनके पाठ पढ़ो, रोजाना पढ़ने पाठ। मंदिर अगर आपके घर के आसपास है, रोजाना जो अगर आपको लगता है कि घर से दूर है मंदिर, मंदिर चाहे रहने दो, लेकिन पाठ इनके जरूर पढ़ो, चाहे घर पे ही पढ़ो रोजाना। सुबह के टाइम भी आप संकट मोचन पढ़ लो, बजरंग बाण पढ़ लो, शाम को भी पढ़ो। अब नीले कपड़े कम यूज करने हैं आपने, बल्कि नीले रंग का दान ज्यादा किया करो। दान की वीडियो देख लेना, क्या है दान वो आपको मैं भेज दूंगा। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो सबसे जो आपका ग्रह खराब है वो है राहु, और आपके लिए बुरी बात है कि उसी की चल रही है आपके ऊपर दशा। मतलब आपका अभी समय अच्छा नहीं चल रहा, बुरा समय आपका चल रहा है। और एक और नेगेटिव बात क्या है कि आपके ऊपर शनि की डेया भी चली हुई है भाई। देखो डेया देखो जी, 2 प्रकार की होती है, चतुर्डेया अष्टम डेया। ये चली हुई है चतुर्डेया, ये 2.5 साल की होती है, पिछले 2 साल से चली हुई है डेया भी आपकी। मतलब एक तो राहु आपको कष्ट दे रहा है पिछले 2 साल से, और डेया भी आपकी पिछले 2 साल से चल रही है, डेया भी कष्ट दे रही भाई। ये तो एक तो वैसे ही बुरा समय है राहु की वजह से, और ऊपर बुरा समय हो चुका है डेया की वजह से। डेया कब खत्म हो गया वो सवाल है। ये डेया वैसे अभी मार्च में खत्म हो जाएगी, मार्च 25 में। वही 3-4 महीने पड़े हैं, 3-4 महीने में डेया खत्म होने वाली है, पिछले 2 साल से चली हुई है। और ये डेया इसके भी अब इस सवाल की इसको इससे भी कैसे बचा जाए डेया, क्योंकि अभी भी देखो जी 3-4 महीने की पड़ी, इससे भी कैसे बचना है वो भी आपको मैं बताता हूँ। लेकिन आपका एक सवाल था आपके पति को लेके, पति से भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ऐसा क्यों है। तो 12 घरों से मैंने आपको क्या बोला था कि कुछ ना कुछ देखा जाएगा। अब 12 घरों में जो पति का घर है वो कौन सा है, वो 7वां घर है। ये जो 7वां घर है ये कुंडली में पति का घर होता है। पति देखना है, 7वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या है, देखो जी घर का मालक देखो, मैंने आपको भी बोला था घर का मालक देखना है। तो पति के लिए 7वां घर, 7वें घर में क्या लिखा रखा है, 10 लिख रखा है। और 10 है मकर राशि। मकर राशि का जो मालक है वो है शनि। तो आपके पति के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा कि शनि कहाँ बैठा है, वो कुंडली में अच्छा है या बुरा है। अगर शनि कुंडली में अच्छा निकला देखो जी आपका, तो पति का सुख अच्छा है। अगर शनि खराब निकला तो पति को लेके आएंगी दिक्कतें। तो अब आपके 7वें घर का मालिक शनि कहाँ बैठा है, वो यहाँ पे बैठा है छठे घर में। मतलब आपका जो शनि है वो भी मुझे खराब लगा, क्यों, क्योंकि शनि भाई छठे घर में खराब घर में बैठा है। क्योंकि छठे घर से देखा देखते हैं रोग, देखते हैं रोग हो गया, शत्रु हो गया, कर्जा हो गया, कोर्ट कचहरी हो गया, चोरी ठगी, खराब चीजें छठे घर से देखते हैं जहां ये शनि आके बैठा है। एक तो शनि आपका छठे घर में खराब घर में, ऊपर से ये जो 2 लिखा है ये गुरु का घर है, दुश्मन का घर है, दुश्मन के घर में बैठा है। तो शनि भी आपका 2 कारणों से खराब, एक तो छठा घर, ऊपर से दुश्मन का घर, क्या खराब फल देगा। शनि देखो जी किस घर का मालक है, पति के घर का। देखो 7वां घर पति का है, और पति घर का मालक शनि, छठा घर रोग, मतलब पति चला गया रोग, पति को रोगी बनाएगा। और छठा घर शत्रु का है, पति शत्रु, पति से शत्रु जैसे विवाह होंगे, मतलब पति से आपके लड़ाई झगड़े होंगे। तो शनि यहाँ पे विवाह भंग योग बना है शनि की वजह से। एक तो आपका जो विवाह है वो देरी से होगा, और विवाह अगर आपका हो भी गया, आपकी पति से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। और पति आपका बीमार भी होगा, पति से प्रेम नहीं मिलेगा। तो आपकी अब देखो जी पति वाली जो दिक्कतें आपकी आ रही हैं, लिख लो अपने पास कि पति वाली जो दिक्कतें हैं वो बड़ा कारण है ये शनि ग्रह। और अगर आपने शनि को सही कर लिया, पति को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, पति से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पति बीमार नहीं होगा, पति से प्रेम मिलेगा, पति की हेल्थ भी अच्छी होगी, पति का कामकाज भी चलेगा शनि को सही करने से। तो शनि के लिए क्या करना है, पहला उपाय, आपने हर शनिवार को शनि मंदिर में जाना है, माथा टेक के आना है।
शनि मंदिर जाना है हर शनिवार को, और वहाँ पे जाके क्या बोलना कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आप है मेरी कुंडली में मेरे पति के घर के मालक, और मुझे आ रही हैं पति को लेकर दिक्कतें 3 साल से। मैं चाहती हूँ मेरी दिक्कतें दूर हो जाएं, मुझे पति का सुख अच्छा मिले, मेरे पति से मेरे लड़ाई झगड़े ना हो, इसलिए मैं आपके मंदिर आई हूँ। तो अपनी ये प्रार्थना जाके मंदिर में बोलनी है आपने। दूसरा उपाय है, आपने शनि चालीसा का जो पाठ है, ये पाठ पढ़ना है रोजाना रात के समय। तो ये 2 उपाय अपने शनि के लिए करने हैं। शनि मंदिर जाओ शनिवार को। अगर आपके देखो जी घर के आसपास शनि मंदिर है, मैं तो बोलूँगा रोजाना जा सकती हैं आप। लेकिन अगर आपको लगता है कि घर से भाई दूर है शनि मंदिर, तो शनिवार को जरूर जाना है। और शनि चालीसा का पाठ घर में आप रात के समय बैठ के रोजाना पढ़ना है या इसको सुनना है। और पाठ खत्म होने के बाद मान लो आपने शनि चालीसा पढ़ लिया, पढ़ने के बाद प्रार्थना कर लेना कि आपका मैंने शनि देवता जी पाठ इसलिए पढ़ा है क्योंकि जो मेरी पति वाली दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएं, पति से प्रेम मेले लड़ाई झगड़े प्लीज मेरे ना हो। ये प्रार्थना बोलो आप शनि से। अब देखो जी आपका एक सवाल था संतान को लेके, संतान के बारे में आपने लिख रखा है, बस उसको हम कवर करेंगे कि संतान के रिगार्डिंग कुंडली कैसी है। तो जैसे 7वां घर है पति का, अब ऐसे ही ये जो 5वां घर है, ये 5वां घर कुंडली में संतान का होता है। संतान कैसी होगी इस 5वें घर को देखना पड़ेगा। और आपको मैंने क्या बोल रखा है कि घर का मालक देखो। तो संतान के लिए 5वां घर, 5वें घर में क्या लिखा है, 8 लिखा है। 8 है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो संतान के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा कि मंगल अच्छा है या बुरा है। और मंगल के अलावा संतान के घर में कौन बैठा है, चंद्रमा बैठा है भाई, चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। टोटल 2 ग्रह देखने पड़ेंगे आपकी संतान के बारे में जानने के लिए, चंद्रमा और मंगल को। पहले यहाँ पे आपके मैं चंद्रमा की बात करूं, तो चंद्रमा देखो जी कहाँ बैठा है, 5वें घर में संतान के घर में। और यहाँ पे जो 8 लिखा है ये है वृश्चिक राशि, जो कि चंद्रमा की है नीच राशि। मतलब आपका जो चंद्रमा है ये मुझे खराब लगा है। क्यों खराब लगा है भाई, नीच का होके बैठा है। ये जो ग्रह देखो जो होते हैं, सवाल की अच्छे फल क्यों देते हैं, इनका कुंडली में अपना घर होता है। अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। आपके कौन से ग्रह अपने घर में बैठे हैं, शुक्र अपने घर में बैठा है, बुध अपने घर में बैठा है, सूर्य अपने घर में बैठे हैं, 3 ग्रह आपके अपने घर में बैठे हैं। अगर दोस्त के घर में बैठे वहां पे भी अच्छे फल देते हैं, मंगल दोस्त के घर में बैठा है। अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते, जैसे शनि दुश्मन के घर में बैठा है। और ये अगर ये ग्रह नीच के बैठे हैं, आपकी कुंडली में सिर्फ एक ही ग्रह नीच का है, चंद्रमा। नीच का ग्रह सबसे ज्यादा खराब फल देता है। तो चंद्रमा आपका बैठा है नीच का, 5वें घर में संतान के घर में। यहाँ पे जो 8 है ये है वृश्चिक राशि। तो चंद्रमा आपको अब क्या खराब फल देगा सवाल है, क्योंकि संतान के घर में नीच का बैठे तो संतान के मामले में आपको दिक्कतें पैदा करेगा। मतलब आपको संतान संबंधी दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी, जहाँ तो संतान में देरी होगी, या संतान बीमार होगी, या संतान से आपकी बनेगी नहीं, आपके मतलब संतान संबंधी कष्ट आपको होगा चंद्रमा की वजह से। इसके अलावा चंद्रमा इस कुंडली में है इस घर का मालक पहले घर का। जैसे आपको मैंने 12 घर बोले हैं कि 7वें घर से पति देखा जाएगा, 5वां घर बच्चों का है, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे ही पहला घर आपका घर है, मतलब आप जो है नीलाक्षी कैसी होगी, नीलाक्षी का शरीर कैसा, सेहत कैसी, पहला घर देखेंगे। और पहले घर में लिखा है 4, 4 है कर्क राशि, मालक चंद्रमा। तो पहले घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा आपका शरीर हेल्थ स्वभाव देखने के लिए। और चंद्रमा आपका बेचारा नीच का बैठा है, तो चंद्रमा क्या करेगा, आपके शरीर का मालक आपके शरीर को खराब करेगा, मतलब आपकी हेल्थ खराब करेगा चंद्रमा। हेल्थ को लेकर दिक्कत आएंगी आपको बहुत सारी। आपको मानसिक कष्ट भी होगा, शरीर कष्ट भी होगा। आपको 5 में अगर पेट का, आपको पेट का रोग दे सकता है चंद्रमा। कई बार पेट में जो पानी भर जाता है ऐसी दिक्कतें भी आपको आ सकती हैं, जो जलोदर रोग होता है, पेट में पानी जो भरना होता है, ऐसा रोग भी आपको हो सकता है चंद्रमा की खासकर दशा में। मन का कारक मानसिक चिंता बहुत ज्यादा देगा, डिप्रेशन का शिकार बनाएगा, संतान संबंधी चिंता। मतलब अगर आप चंद्रमा को आपने सही कर लिया, लिख लो अपने पेन कॉपी में लिख लो कि चंद्रमा को अगर आप सही करेंगे फायदे क्या होंगे। सबसे बड़ा फायदा, संतान संबंधी दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। दूसरा फायदा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप बीमारियों से बचेंगी, आपको मानसिक कष्ट नहीं होगा, शारीरिक कष्ट नहीं होगा, आपको पेट में दिक्कत नहीं आएगी, आपकी माता बीमार नहीं होगी। सबसे बड़ा फायदा वैसे संतान को लेके होगा। तो चंद्रमा के लिए क्या करना है, पहला पाए चंद्रमा का जो है वो है आप चंद्र कवच का पाठ है, ये पाठ पढ़ लिया करो। और दूसरा है चंद्रमा के जो देवता हैं वो है शिव जी, तो शिव जी की पूजा उपासना करो। तो ये 2 उपाय अगर आप करेंगी आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। तो दोनों उपाय में शिव जी की पूजा उपासना में क्या करना है, आप मान लो शिव जी के मंदिर जाओ, रोजाना शिव जी के मंदिर में जाके वहां पे
शिवलिंग पर जल चढ़ा लो, कच्ची लस्सी चढ़ा लो, और वहां पे जैसे मैंने बोला था आप बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप कर लो। और वहीं पे बैठ के जो पाठ मैंने बोला है चंद कवच का पाठ, ये वहीं पे बैठ के पढ़ लिया करो। और ये पाठ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, या तो इसको ऐसे करना, आप इसको पढ़ लेना, या वहीं पे बैठ के इसकी ऑडियो लगा लो, यूट्यूब पे ऑडियो लग जाएगी, उसको सुन लिया करो वहां पे बैठ के। और शिव जी की पूजा उपासना से आपका देखो जी राहु भी अच्छा हो रहा है, तो दो अगर अच्छे हो जाएंगे आपकी शिव जी की पूजा उपासना से। रोजाना शिव जी का मंदिर जाना ही जाना है, दो टाइम नहीं तो कम से कम एक टाइम तो जरूर आपने जाना है, और वो शिव चालीसा ओम नमः शिवाय का जाप ये जरूर करो। अब आपके देखो जी जो बड़ी दशा चल रही है शुक्र की, क्योंकि छोटी दशा तो राहु की जो कि हमने देखा जो कि आपका है खराब, लेकिन सवाल है कि शुक्र आपका कैसा है जिसका आपके ऊपर बड़ा असर भी है, और ये 15 से चली हुई है और 35 में खत्म होगी। शुक्र देखो जी आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। क्यों अच्छा है? शुक्र कहाँ बैठा है? ये है चौथा घर। और चौथा घर किसका है? चौथा घर है आपकी माता का घर। कि आपकी जो माता है वो कैसी होगी, चौथा घर देखा जाएगा। मकान कैसा होगा आपके पास, चौथा घर देखेंगे। वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, चौथे घर को देखना पड़ेगा। और आपको मैंने बोला था घर का मालक देखना है, तो चौथे घर में क्या लिखा है? सात। सात है तुला राशि। तुला राशि का मालक है शुक्र, हमें देखना पड़ेगा शुक्र को कि शुक्र कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा है। और शुक्र कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। तो शुक्र आपका है बड़े लेवल पे अच्छा। क्यों? क्योंकि वो अपने ही घर में बैठा है। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि मान लो मेरा घर है, मैंने जो घर बनाया है उस घर में मैं खुद बैठा हूँ, तो मैं क्या करूंगा? अपने घर का अच्छा करूंगा, मैं अपने घर की सफाई रखूंगा, अपने घर की रक्षा करूंगा, अपने घर की मैं देखभाल करूंगा, क्योंकि मेरा घर है। ऐसी ग्रह करते हैं, अपने घर में बैठे हैं, अपने घर का अच्छा करते हैं। तो शुक्र बैठा चौथे घर में, अपने घर में, अपने घर का करेगा अच्छा। क्या अच्छा करेगा? चौथा घर किसका है? माता। शुक्र आपकी माता के लिए अच्छा है। चौथा घर मकान का, शुक्र इधर करके आपको मकान का सुख मिलेगा। चौथा घर वाहन का, आपको वाहन का सुख मिलेगा, मतलब आपके पास गाड़ी भी होगी, आपके पास घर भी अपना होगा, भूमि जमीन जायदाद सभी सुख मिलेंगे। मकान वन का सुख देगा ये शुक्र है। ये शुक्र की जो दशा चली है इसमें आपको माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद सभी सुख मिलेंगे। और शुक्र की वजह से आपका जो घर है सुंदर होगा दिखने में। और शुक्र इस कुंडली में एक और घर का मालक है, इस 11वें घर का। क्योंकि 11वें घर में जो लिखा है, दो लिखा है, दो है वृष राशि, इसका भी मालक शुक्र है। 11वां घर है लाभ आमदनी। शुक्र आपको लाभ देगा, आमदनी देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ हो चुकी है। गड़बड़ क्या है? शुक्र देखो जी, शुक्र के पीछे देखो जीरो लिख रखा है। ये बिल्कुल बच्चे के रूप में बैठा है, जो अच्छे फल आपको दे रहा है वो बिल्कुल थोड़े से दे रहा है, क्योंकि बच्चे के रूप में है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएं, तो सबसे बेस्ट उपाय है, इसका जो जीरो है इसकी पावर को हमने प्लस करना है। प्लस मतलब जीरो को 15 करना है, पावर को बढ़ाना है। पावर कैसे बढ़ेगी? सबसे बेस्ट उपाय है वो है आप शुक्र का मंत्र जाप किया करो। कब करना है? सुबह का टाइम आप कर लिया करो। सुबह 5-6 बजे उठ के आप ये मंत्र करो। कितने माला माला से करना है? कितनी माला? चाहे एक माला कर लो, दो कर लो, तीन कर लो, चार कर लो, पांच, आपकी मर्जी है। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। ओम शुम शुक्राय नमः। ओम शुम शुक्राय नमः। ये मंत्र जपना आपने, मन में करो चाहे बोल के करो। इससे क्या हो, पावर बढ़ेगी। और ये पावर बढ़ेगी तो क्या होगा? आपका जो मकान का सुख है वो मिलना शुरू हो जाएगा, वाहन का सुख मिलना शुरू हो जाएगा, आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, माता का सुख अच्छा मिलेगा। ये वैसे भी विवाह का कार्य विवाह के लिए अच्छा है। हजारों फायदे होंगे मंत्र जाप करने से। अब आगे बढ़ते हैं। आपके देखो जी तीसरे घर में बुध बैठा है। सवाल है कि ये कैसा है? ये भी बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि बुध जहाँ बैठा है वो है तीसरा घर। तीसरे घर में जो 6 लिखा है कन्या राशि, ये है बुध की अपनी राशि। जैसे शुक्र क्यों अच्छा अपने घर में बैठा है, ऐसे बुध भी अपने घर में बैठा है, तीसरे घर का अच्छा करेगा। तीसरा घर है छोटे भाई बहन, पराक्रम उद्यम मेहनत साहस। अगर आपकी कोई छोटी बहन होगी उसके लिए अच्छा है, पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। ये अच्छा है, कई प्रकार के अच्छे फल देगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरे घर में मंगल केतु सूर्य बैठे हैं। दूसरा घर कुंडली में होता है धन जोड़ने का घर, कि आप अपनी लाइफ में कितना धन जोड़ेंगी, कितना आपका बैंक बैलेंस होगा, ये दूसरा घर देखना पड़ेगा। और यहाँ पे भी फार्मूला क्या था? घर का मालक देखो। तो दूसरे घर में 5 लिखा है, 5 है सिंह राशि, इसका जो मालक है वो है सूर्य है। तो आपके धन जोड़ने के लिए सूर्य को देखना पड़ेगा। और सूर्य कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। तो आपका सूर्य भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अपने ही घर में बैठा है। क्या अच्छे फल देगा? दूसरा घर है धन। तो सूर्य धन का मालक है, सूर्य आपको धनी बनाएगा। सूर्य ये दिखा रहा है कि आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, आप काफी धन जोड़ेंगी, काफी आपका बैंक बैलेंस होगा। सूर्य मतलब धन के मामले में अच्छे फल देगा।
और साथ में जो मंगल बैठा है, सवाल कि ये कैसा, मंगल भी अच्छा है क्योंकि मंगल सूर्य दोनों दोस्त हैं। और मंगल कहाँ बैठा है, सूर्य घर में, दोस्त के घर में। जैसे कि मेरे घर में मेरा आया है कोई दोस्त, तो दोस्त आएगा मेहमान बन के, तो वो मेरे घर का अच्छा ही करेगा क्योंकि दोस्त है घर में, एक मेरा रिश्तेदार बन के आया है। तो मंगल भी दूसरे घर का अच्छा करेगा, मंगल भी आपको धनी बनाएगा। कैसे धनी बनाएगा, मंगल इस कुंडली में है इस घर का मालिक, पांचवें घर का, संतान के घर का। क्योंकि आपको मैंने बोला था संतान के लिए पांचवा घर, और पांचवें घर में जो 8 लिखा है, मालिक इसका है मंगल। तो संतान के लिए मंगल को भी देखा जाएगा, जो कि बैठा है धन के घर में। संतान धन, संतान पैदा होने के बाद भी आपकी लाइफ में धन आना शुरू होगा। और मंगल इस 10वें घर का मालिक है, जहाँ पे 1 लिखा है, मेष राशि, मालिक मंगल। 10वां घर काम, काम का से धन मिलेगा, पिता से भी धन मिलेगा, सरकार से भी धन मिलेगा, मंगल अच्छा है। अब यहाँ पे जो केतु बैठा है, ये थोड़ा सा धन खर्च भी कराएगा, इसके लिए कुत्तों को रोटी डाला करो आप। और लास्ट में जो गुरु है, ये रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। तो मैंने आपको क्या बोला कि गुरु आपको बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी। गुरु देखो जिस कुंडली में है, इस घर का मालिक 9वें घर का। ये जो 9वां घर है, इस घर से आपका देखा जाएगा भाग्य, मतलब आप कितनी भाग्यशाली होंगे, आपका भाग्य आपका साथ देगा या नहीं, इस 9वें घर को देखना पड़ेगा। और 9वें घर में जो नंबर है 12 लिखा है, 12 है मीन राशि, मीन राशि का मालक है गुरु। तो भाग्य किससे देखा जाएगा, गुरु से। और वो कहाँ बैठा है, 12वें घर में, खराब घर में, क्योंकि 12वें घर से खर्चा देखा जाता है, हानि देखी जाती है। तो 12वां घर मैंने बोला हानि, मतलब भाग्य, 12वां घर हानि। तो गुरु भाग्य हानि घर में बैठा है, गुरु की वजह से आपके भाग्य की हानि होगी। भाग्य भंग जो बना है, गुरु ये दिखा रहा है आपका भाग्य साथ नहीं देगा, भाग्य की हानि हो रही है। और गुरु हो, देखो जी, गुरु कई चीजों का कारक होता है, ये पति का भी कारक होता है, पति की भी हानि करेगा, पति से भी मतलब के लड़ाई झगड़े। ये संतान का भी कारक है, संतान की भी हानि होगी, संतान में देरी होना। ये धन का भी कारक है, धन की भी हानि कर रहा है। सूर्य तो ये दिखा रहा है कि आपको धनी बनाएगा, लेकिन गुरु का भी सही होना जरूरी है। तो आपकी जो दिक्कतें, आपकी चाहे पति संबंधी आ रही हैं, धन नहीं लाइफ में आ रहा, भाग्य की हानि हो रही है, गुरु भी बड़ा कारण है। तो गुरु के आपको 2 पाठ मैं बोलूंगा, वो पाठ पढ़ो ताकि आपका भाग्य साथ दे। तो गुरु का पहला पाठ है, गुरु मतलब बृहस्पति को कहते हैं, वो है बृहस्पति कवच का पाठ। और दूसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ, कवच, स्रोत, सुबह के टाइम पढ़ने हैं। 2-2, 3-3 पाठ ये पढ़ो। अब ये पाठ पढ़ने से क्या फायदा, क्योंकि गुरु आपके है भाग्येश, भाग्येश है आपका, भाग्य कदम कदम पर साथ देना शुरू हो जाएगा। गुरु सही हो गया, आपकी धन संबंधी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। गुरु सही हो गया, आपको संतान का सुख मिलेगा, क्योंकि संतान का भी कारक है। आपको पति का सुख अच्छा मिलेगा, कई फायदे होंगे। ये कई बार बाहर में घर में बैठ के कान का भी रोग देता है। तो ये है आपकी कुंडली के हिसाब से उपाय। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं कि आपके कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो सुबह के पहले आप लिख लो, अपने पेन कॉपी लेके लिख लो अपने पास कि सुबह के टाइम आपने क्या करना है। सुबह जब आप उठेंगी, नहा धो के आप शुक्र का मंत्र आप करो। पहले तो मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। ये माला से करना है, चाहे एक माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद क्या करना, ये पाठ पढ़ लो, बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत। ये भी आपने सुबह के टाइम पढ़ने हैं। 2-2 मिनट के पाठ है, इनको कोशिश करना 2-2 बार जरूर पढ़ना, या कम से कम एक बार तो जरूर पढ़ो। तो ये तो हो गया सुबह का टाइम। अब रात के समय क्या करना है, रात के समय आप राहु कवच का पाठ पढ़ लो, राहु स्रोत का पाठ पढ़ लो। और इनको भी 2-2 बार जरूर पढ़ लेना या सुन लेना, या तो पढ़ लो या सुन लिया करना। और रात के समय आपने शनि चालीसा भी पढ़ना है। तो ये 3 पाठ आपके हैं रात के समय, राहु कवच, राहु स्रोत, शनि चालीसा। ये हो गए 3 पाठ रात के समय। अब जो आपको मैंने शिव जी की पूजा उपासना बोली है, सवाल की ये कब करनी है। तो शिव जी की पूजा उपासना मैं आपको बोलूंगा, आपकी मर्जी है, चाहे सुबह कर लो, शाम को कर लो, चाहे दोनों टाइम करो। और शिव जी की पूजा उपासना में क्या करना है, शिव जी के मंदिर में जाके शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, कच्ची लस्सी चढ़ाओ, ओम नमः शिवाय का जाप करो। ऐसे ही हनुमान जी के भी मंदिर अगर जा सकती वहां पे जाओ, हनुमान चालीसा पढ़ो, सुबह शाम बजरंग बाण पढ़ो। और राहु का दान भी आपको बोला है, दान की वीडियो आपको मैं भेज दूं, उसको देख लेना। और शनि मंदिर भी आपने जाना है हर शनिवार। शनि के उपाय क्यों बोले, ताकि आपकी जो पति संबंधी दिक्कतें हैं वो शनि की वजह से आ रही हैं। और देखो, पति वाली दिक्कतें शनि की वजह से आ रही हैं, बच्चा नहीं हो रहा, चंद्रमा की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। और राहु तो हजारों दिक्कतें दे रहा है, हेल्थ खराब हो रही है, नौकरी छूट चुकी है, नौकरी नहीं मिल रही राहु की वजह से, धन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं गुरु की वजह से। तो आपके ये जो उपाय हैं आपने करने हैं।